पेपर सेकंड में जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय की गणना वाला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, उसको हम देख रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कुछ संकल्पनाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अभी तक देखा, जिसके अंतर्गत नेशनल इनकम क्या होती है वो हमने देखा। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी तथा डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। आज हम कुछ अन्य चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे, परंतु इन चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जिसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के कारक। इस चार्ट से सारा काम हो जाएगा, परंतु उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, पढ़ के सुनाता हूं आपको। वे कारक या तत्व जो किन्हीं संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन की शक्ति को उत्पाद के रूप में तब्दील करते हैं, उत्पादन के कारक कहे जाते हैं। इनके बगैर उत्पादन संभव नहीं होता है। Factors or elements that convert the power of production found in a resource into a product are called factors of production. Without these, production is not possible. अब देखिए, उत्पादन क्या है? मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आता है वो प्रोडक्ट होता है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है और उससे अंतिम रूप से जो उत्पाद तैयार होता है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में आता है उत्पादन की शक्तियाँ। वे कारक या वे ताकतें जिसके कारण कोई उत्पादन संभव बनता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हैं। अगर आप सीधे रूप से नहीं भी जुड़े होंगे तो भी बेसिक चीज़ें तो जानते होंगे। उसी पर मैं चर्चा करता हूँ। जैसे कि आपने चने देखोगे, ठीक, चने आप लोग खाते भी हैं और कृषक इन्हें बोते भी हैं, लगाते भी हैं खेतों में। एक चना जो कि कच्चा चना होता है, जो अंकुरण की शक्ति से युक्त होता है, जर्मिनेशन हो जाता है उसमें और उसके बाद उससे एक प्लांट या पौधा तैयार होता है। तो ऐसा चना या ऐसा बीज जिसमें जर्मिनेशन की शक्ति होती है, मान लीजिए कि मैं कृषक हूँ और मुझे कोई कृषि कार्य करना है, तो मुझे बीज चाहिए। तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी मुझे कौन सा चना लेना चाहिए। नंबर ए, पहला चना जो अच्छे से भुना गया है, उसमें नमक या फिर मसाले डाल के एकदम चना जोर गरम तैयार कर लिया गया है, उसको मैं लूँ। दूसरा, ऐसा चना जो कि कच्चा चना है, जो अच्छे से भंडारित किया गया है और जो जर्मिनेशन की शक्ति से युक्त। मुझे बताइए किस प्रकार का चना यूज़ करना है मुझे। बढ़िया, ठीक। आप सभी जानकार लोग हैं, आप सभी समझदार लोग हैं। ऑप्शन ए हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर उत्पादन की शक्ति, जर्मिनेशन पावर नहीं है, परंतु ऑप्शन बी में जर्मिनेशन पावर है। ठीक, एक उदाहरण से समझा है मैंने। अब मैं दूसरी उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से भिज्ञ होंगे, अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जानते होंगे। हिंदी में इसको कहते हैं जल विद्युत क्षमता या जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू माध्यम से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह की है, तो आपके जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें एक ऑप्शन अगर ये मिलता है कि जल विद्युत क्षमता के अंतर्गत हम गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करते हैं। ऊर्जा का एक नियम है जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। हम एनर्जी को ना तो फॉर्म कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल दिया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो गतिज ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये गतिज ऊर्जा किसकी गतिज ऊर्जा है? उत्तर है फ्लोइंग वाटर की, एक बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा। किसी नदी में जल बह रहा है, हमने वहाँ एक बांध बनाया, फिर टरबाइन लगाया, फिर जल को एक निश्चित स्पीड से उस पर गिराया, टरबाइन घूमा, तो जल की गतिज ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में तब्दील हो गई। ठीक है। अब मेरा दूसरा ऑप्शन है, हमारे घर में जो नल चल रहा है बाथरूम के अंदर, जिसको नल हम खोलते हैं वो पानी गिरता है, क्या उसमें भी गतिज ऊर्जा है? उत्तर है हाँ है। अब मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी है और पूरे घर की बिजली चलानी है, तो क्या मैं अपने वॉशरूम के पानी जो टोटी है वहाँ पर एक टरबाइन लगा दूँ छोटा सा, जिससे बिजली बनेगी? देखो मैं इंजीनियर आदमी नहीं हूँ, मैं तो आर्ट्स और फिलोसफी वाला आदमी हूँ, ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोडक्शन, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो पावर है उस पानी में नहीं। पानी पानी है, बस हमें ये देखना है कि प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिले, दैट्स इट।
जो मुद्दा है वो क्या है? तो उत्पादन के कारकों का मतलब होता है वे शक्तियाँ या वे चीज़ें जिनके एकत्रित होने से कोई प्रोडक्शन हो जाता है। अब अलग अलग उत्पाद के लिए, अब उत्पादन या कहें कि प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन वही होता है, या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उत्पादन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो जो हमारे अर्थशास्त्री महोदय लोग हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च की एकेडमिक्स में और कहा कि भैया 4 चीज़ें चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें उपलब्ध हैं तो कोई भी प्रोडक्शन हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि मैं राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा हूँ, भूल मत जाना, नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूँ, परंतु नेशनल इनकम को मैंने किसके साथ जोड़ा है? प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्शन के साथ जोड़ा है। इसका मतलब उत्पाद ही हमारी आय है। जैसे उत्पाद बढ़ेगा, जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे हमारी आय बढ़ेगी, चाहे वो व्यक्तिगत आय हो, घरेलू आय हो या राष्ट्रीय आय हो। कितनी बातें समझ में आई आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिकली उत्पादन पे फोकस कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक विकास कर रहा है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे देश में उत्पादन पहले से बेहतर हो रहा है। ठीक है? तो उत्पादन की प्रक्रिया में या फिर उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में, या फिर कहें कि प्रोडक्ट तैयार करने में हम किन एलिमेंट्स या किन पावर्स की ज़रूरत पड़ती है, बस उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें जहाँ उपलब्ध होंगी, काम हो जाएगा। इनको एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। पहला जो मुद्दा है, ये पहला जो पावर है, ये पहला जो एलिमेंट है, वो है भूमि। इसको 4 तरह से समझ सकते हैं, 3 नंबर में आ सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स है, पहले पेपर थर्ड में थी। पेपर सेकंड में जब इकोनॉमिक्स में 3 नंबर के उत्तर आए तो वहाँ लिखा हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये चार्ट बना देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो उत्पादन के 4 कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता। अब वस्तुतः अगर ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप कोई भी उत्पादन तैयार कर सकते हैं, या कोई भी उत्पादन कर सकते हैं, कोई भी उत्पाद तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात होती है भूमि की या लैंड की। एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। देखिए, एक्चुअली अपने को केवल समझना है, वास्तव में तो कुछ बनाना है नहीं। बुक्स बाइंडिंग, ठीक है। हम एक काम करते हैं, कुछ आसान सा बना लेते हैं। हम एक उदाहरण में लेता हूँ पार्ले जी बिस्किट का। आप सब ने लोगों ने खाया होगा, गरीब लोग सामान्यतः खा लेते हैं, बड़े लोग तो जो भी है। तो पार्ले जी का बिस्किट आप लोगों ने खाया होगा, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, क्योंकि अगर हायर सोसाइटी या अपर क्लास के होते तो हम पीएससी नहीं कर रहे होते कम से कम। बड़े लोग सिविल सर्वेंट कहाँ बनते हैं? ठीक है। तो हम सब लोग पार्ले जी की बिस्किट से रूबरू हैं, उसको जानते हैं। पार्ले जी के बिस्किट समझते हैं, जो बाजार में 5 रुपये का आता है। अभी 5 रुपये का आता है ना, बीच में 2 रुपये का भी आता था। क्या अभी भी आता है? आता है, ठीक है, बढ़िया। तो हम बनाते हैं पार्ले जी का बिस्किट, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, पार्ले जी का बिस्किट फैक्ट्री में कैसा बनता हो, हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम उसको बना लेंगे। तो पार्ले जी के बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? गेहूँ, शक्कर, भूमि, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अच्छा, पानी भी चाहिए, लेबर चाहिए, अच्छा, मैन पावर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब आएगा कैसे? तो भैया पैसा भी चाहिए, मनी भी चाहिए, ठीक है, मशीन भी चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। आइए अब मैं बनाता हूँ, मतलब बेवकूफ़ नहीं, पार्ले जी का बिस्किट बनाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगा, है ना। सबसे पहले चाहिए मुझे चाहत। हजारों चाहते ऐसी कि हर चाहत पर दम निकले। गालिब साहब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे हम, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? चाहत, उद्यमशीलता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में यह आए कि हाँ मुझे पार्ले जी का बिस्किट बनाना है, जिसको खा के गरीब से अमीर व्यक्ति भी कहे कि वाह मज़ा आ गया। तो पहली चाहत, कोई ऐसा उद्यमी चाहिए जो लाभ की प्रेरणा से बिस्किट बनाने की सोचे। हमें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति, उद्यमी चाहिए, एक इंडस्ट्रीज चाहिए जो कि एक चाहत से प्रेरित हो, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप।
क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो कि किसी उद्योग या कार्य को करने के लिए तत्पर हो। जैसे आप लोग एसी बंद कर देना, आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ये तो बात की बात है। सबसे पहले चाहिए चाहत, वो प्यार जो कि उस पद से हो सकता है, उस उद्देश्य से हो सकता है। आपके मन में वो प्यार होना चाहिए जो आपकी रात की और दिन की नींद उड़ा दे। तो प्यार तो यही होता है भाई, सबसे पहली पहचान ये होती है कि नींद उड़ जाती है प्यार मोहब्बत में, जैसे आप लोगों की उड़ी है। तो भैया सबसे पहले चाहिए कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जिसके अंदर ये चाहत हो कि वो पार्ले जी का बिस्किट बनाए। क्लियर हो गया मामला। उसके बाद हमें चिंता होगी पूंजी की। पूंजी को डिफाइन करना जरूरी। सामान्यतः पूंजी को हम कैसे समझते हैं, पूंजी को हम समझते हैं पैसे के रूप में या मुद्रा के रूप में, परंतु इसका मतलब कहीं ज़्यादा होता है। पूंजी का मतलब होता है वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं, ध्यान दीजिए, मैन मेड है, वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं या ताकतें या क्षमताएं, पावर्स, कैपेबिलिटीज, वस्तुएं, विचार जिनमें उत्पादन की शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप सब लोग अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, परंतु हालांकि ऐसा होगा नहीं, या फिर मतलब ईश्वर ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, आप सब लोगों ने तैयारी शुरू की, लंबे समय तक पढ़ते रहे, परंतु किसी कारण से, XYZ कारण से, मान लो कि वैकेंसी नहीं आई, आपने बहुत मेहनत की परंतु आप सिलेक्ट नहीं हुए, या किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपने जो मेहनत की थी इतने दिनों तक वो सब खराब हो गई कि उसका कुछ उपयोग है? वो जो मेहनत आप लोगों ने की थी क्या वो खराब हो गई? वह रामलाल जिसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी और वह रामलाल जिसने 5 साल तक 2-4 इंटरव्यू दे लिए, मेंस दे ली, उसमें कुछ अंतर है कि सेम है? वो एक व्यक्ति तैयारी के पहले और एक व्यक्ति तैयारी के बाद। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सिविल सर्विसेज में जिसने अपने दिलो जान से मोहब्बत की, जो उसकी चाहत में आया, जो उसके प्रेम में आया, और जिसने उसकी तपस्या की, महबूबा को पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है ना, बलिदान भी देना पड़ता है। तो अपने प्यार को पाने के लिए जो जिसने बलिदान किया है, जिसने मेहनत की, जिसने अपनी नींद उड़ाई, वो वह नहीं रहता जो वो था। ध्यान दीजिए, किसी अच्छे शायर ने भी कहा है कि प्यार में हम कुछ और हो जाते हैं जो हम होते नहीं। अब वो या तो ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन कैसे जाता है। कुछ प्रेम में बन जाते हैं, कुछ प्रेम में बर्बाद हो जाते हैं। तो जब कोई मुझसे ये कहता है कि सिविल सर्विसेज ने मुझे बर्बाद कर दिया, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा प्यार झूठा था, तुमने प्यार किया ही नहीं। क्योंकि अगर तुमने सही में प्यार किया होता उस नॉलेज से, उस तैयारी से, तो तुम वो नहीं रहते जो तुम दिख रहे हो। अर्थात आप में से हर एक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है और उसने सही में मेहनत की, तो वह बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करेगा, बहुत सारे नॉलेज को प्राप्त करेगा। और अगर आप इस नॉलेज को देने को तैयार हैं, आप इसको डिलीवर करने को तैयार हैं, तो आप आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। जैसे कि आनंद मास्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो IAS की प्रिपरेशन के लिए निकला, लंबे समय तक तैयारी की, आखिरी में जहाँ हुआ वहाँ गया नहीं, मन नहीं किया कि यार क्या करेंगे, तो चलो आओ अपने पास जो है उसको बांटते हैं, उसको देते हैं, और उससे अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अपनी मानसिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। अब जो मुद्दा है वो क्या है? मुद्दा ये है कि तैयारी के पहले का आनंद मास्टर और तैयारी के बाद का आनंद मास्टर, इन दोनों में बेसिक अंतर है कि पहले हमारे पास नॉलेज नहीं था, अब हमारे पास नॉलेज है। तो मैंने किसी व्यक्ति ने या आपने अपनी मानसिक क्षमता का विकास किया, अपने नॉलेज को एम्पावर्ड किया, कैपेबल बनाया, और अब वो व्यक्ति एक कैपिटल के रूप में तैयार हो गया। क्या मुझे सही में आवश्यकता है कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं और मुझे वो नौकरी दे, या आपको सही में आवश्यकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो तेरे नहीं, दूसरे माध्यम भी है। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से अच्छी डिग्री ली,
परंतु कहीं जाके वो एमएनसीज में काम नहीं किया, उन्होंने अपने ही एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप किया और इतना अच्छा डेवलप किया कि वो रोल मॉडल हो गए अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कमा रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो एक साथ 3-3 फसलें उत्पादित करता है एक ही टाइम पीरियड में। उसने कैटेगराइजेशन कर रखा, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, बताता रहता है सर हिसाब ऐसा फलाना निकाला। मैं कहता हूँ पता नहीं क्या क्या करता रहता भाई, जो मुद्दा है वो क्या है। उसके पास जो नॉलेज था, उसने उस नॉलेज को एज ए कैपिटल गेन किया। तो जब आपके पास मानसिक क्षमता हो, वो आपकी के लिए क्या हो जाएगी, पूंजी। मेरे बैंक में मेरे पास पैसे हैं, आपके पास भी होंगे, पिताजी के पास, परंतु उस पैसे को अगर मैं किसी उद्योग धंधे में लगाता हूं तो वो मेरे लिए पूंजी है। ठीक, आपके घर में, मेरे घर में दीदियां हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने गहने संभाल के रखे, परंतु किसी आर्थिक गतिविधि में उस गहनों को लगा दिया जाए, उन गहनों के मूल्य को लगा दिया जाए तो वो पूंजी है। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, ज्ञान अर्जन करने वाले व्यक्ति के लिए उसका जो नॉलेज है वो उसकी पूंजी है। विराट कोहली के लिए क्रिकेट के गेम में उसकी जो काबिलियत है वो उसकी पूंजी है। किसी अभिनेत्री के लिए उसकी सुंदरता और उसकी कलात्मक क्षमता वो उसके लिए पूंजी है। किसी वैज्ञानिक के लिए उसकी वैज्ञानिक क्षमता वो उसकी पूंजी है। किसी वकील के लिए उसकी जो वकालत से रिलेटेड जो क्षमताएं हैं वो उसके लिए पूंजी है। तो पूंजी क्या है? पूंजी वे सारी क्षमताएं हैं, मानव निर्मित है। ध्यान दीजिए, हो सकता है कोई कौटिल्य पैदा हो, परंतु कौटिल्य पैदा होने से काम नहीं चलेगा, कौटिल्य को कौटिल्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, नॉलेज, आपकी जो आर्टिस्टिक पावर है वो, आपकी जो मॉनेटरीज पावर्स हैं वो, ये सब क्या है, पूंजी, कैपिटल है। अंतर बस इतना है कि आप इस पूंजी का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, यह व्यक्ति समूह जिसके पास क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, चाहत, उसके बाद सबसे पहले चाहिए उसको पूंजी। सामान्य भाषा में अभी हम पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, तो भैया चाहत है मेरे मन में कि पार्ले जी का बिस्किट बनाओ, बेचें और उससे लाभ कमाएं। तो मैं गया बैंक के पास और बैंक को कहा कि भैया ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल, लोन पास कर दी। उन्होंने लोन दिया और मेरे पास आ गया पैसा। पैसे से क्या करेंगे? पैसे से जितनी भी चीज़ें आपने सोची कि गेहूं खरीदेंगे, शक्कर खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे, ये सब आ जाएगा। पैसा उन सबको खरीद लाएगा। तो उद्यमशीलता हो गई, कैपिटल हो गई। फिर हमें चाहिए लेबर, मजदूरी। मजदूरी का मतलब है कि किसी भी आर्थिक गतिविधि में जो मानवीय श्रम लगता है वो, लेबर हाई पावर भी हो सकता है, लो पावर भी हो सकता है, यानी कि मजदूर को मजदूर बोल सकते हैं। और जो प्रबंधकीय क्षमता में भी है या जो हाईएस्ट लेवल पर है, गोल्ड कॉलर जॉब में है, वो भी इसी लेबर में शामिल है। अर्थात अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भी मैं लेबर में ही हूँ, और अगर कोई चाय सर्व कर रहा है मुझे तो वो भी लेबर ही है। तो किसी भी आर्थिक गतिविधि में जो मानव श्रम है वो लेबर है। इसके बाद में आती है मुद्दा भूमि का। भूमि क्या है, लैंड क्या है। अब आप सामान्य भाषा में बात करेंगे, भैया पार्ले जी का बिस्किट जहाँ हमने लगाया, फैक्ट्री जो लगाई वो भूमि है, ठीक है, आई एम ओके विद दैट, वो भी भूमि। परंतु भूमि का अर्थ इससे कहीं गुना ज़्यादा है। जैसे मैंने क्या बताया कि पूंजी का मतलब है मानव निर्मित संसाधन। आर्थिक हो सकते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, ये सारे हैं। साइंटिस्टिक पावर हो सकते, तो कुछ भी हो सकता है, मानव निर्मित होते हैं या मानव द्वारा डेवलप किए जाते हैं। वहीं जो भूमि है हमारे सामने, भूमि प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता है। जो चने के अंदर जर्मिनेशन पावर है वो भूमि, ठीक। दूसरा, भूमि भी पूंजी हो सकती है क्या? उत्तर है नहीं। भूमि प्राकृतिक सक्षमता है। भैया विक्की जटवा जी थोड़ा रुको, धैर्य रखो और सुनो। पहले मैं जो कैपिटल की परिभाषा बता रहा हूँ, कैपिटल मानव निर्मित क्षमताएं या भौतिक संसाधन है, और जो भूमि है वो प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझ में ये अकल है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पावर कैसे जनरेट करूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करूं, परंतु क्या हो अगर जल में उतनी गतिशील काइनेटिक एनर्जी ही ना हो। तो जल में जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो भूमि है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जल की गतिज ऊर्जा भूमि है। विंड एनर्जी के लिए या फिर वायु ऊर्जा के लिए हवा में बहती हुई हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भूमि है। ध्यान दीजिए इस बात को। चलिए इसको इस तरह से और समझ लीजिए।
मान लीजिए कि मुझे एप्पल की खेती करनी, सेब कल्टीवेशन करना है, तो सेब कल्टीवेशन के लिए मैंने ऑप्शन ए चुना कि मैं राजस्थान के तप्त गर्म मरुस्थल में जाके एप्पल के बीज लगाऊंगा। ऑप्शन बी, मैं समुद्र के किनारे जाकर एप्पल के बीज लगाऊंगा। और ऑप्शन सी, मैं जाऊंगा हिमाचल और उत्तराखंड शीत प्रदेशों में, पहाड़ों पे जाके भूमि का टुकड़ा खरीदूंगा। मुझे बताओ कि कहाँ पे जाऊँ मैं? हिमाचल जाऊँ? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये मैंने आपको आंसर क्यों बताया, ये उदाहरण क्यों बताया आपको मैंने? ये उदाहरण इसलिए बताया ताकि आप समझ जाएं कि किसी विशिष्ट स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कुछ स्पेसिफाइड नेचुरल रिसोर्सेस लगे। मुझे केसर की खेती करनी है तो मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे कश्मीर में जाके केसर की खेती करनी है। मुझे अगर सेब उत्पादित करने हैं तो मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। मुझे अगर नारियल की खेती करनी है तो मुझे साउथ इंडिया में जाना पड़ेगा। मुझे अगर, ध्यान दीजिए, मुझे अगर सोयाबीन की कृषि करनी है तो मुझे मालवा के पठार जैसा काली मिट्टी वाला क्षेत्र चाहिए, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलेगा। किसी विशिष्ट उत्पादन के लिए विशिष्ट प्राकृतिक क्षमता से युक्त प्राकृतिक संसाधन, वो है भूमि। भूमि को सामान्यतः हम किसके रूप में जानते हैं? भूमि को हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। हम उसको समझते हैं प्लॉट। प्लॉट समझने में बुराई नहीं, परंतु मैंने क्या बताया, आइए समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए सबसे पहले चाहिए कोई व्यक्ति और उस व्यक्ति के मन की चाहत। उद्यमी चाहिए और उसके अंदर चाहत चाहिए, उद्यमशीलता। एंटरप्रेन्योर चाहिए और उसके अंदर चाहिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी मुझे चाहिए पूंजी। पूंजी का मतलब है मानव निर्मित संसाधन। तीसरा मुझे चाहिए भूमि अर्थात प्राकृतिक संसाधन। और चौथा चाहिए मुझे लेबर। ये 4 चीज़ें चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये 4 चीज़ें एकत्रित कर ली पार्ले जी की बिस्किट बनाने में। मैंने पूरा फैक्ट्री सेटअप कर लिया, फलाना ढिकाना, और मैं मान रहा हूँ कि मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट बनाया जिसका मूल्य है 4 रुपये। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं हर पार्ले जी के बिस्किट पर 1 रुपया लाभ कमाऊंगा। तो उद्यमशीलता की जो लागत है, जो कॉस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप की जो कॉस्ट है, वो है प्रॉफिट। बैंक वाले को कैपिटल के बदले मुझे देना है इंटरेस्ट। मैंने 1 रुपया दिया, क्या? ब्याज। तो 1 रुपया लाभ, 1 रुपया ब्याज। श्रम के बदले में देनी है मजदूरी, तो 1 रुपया मजदूरी। और भूमि का देना है मुझे किराया, 1 रुपया किराया। मैंने प्लॉट किराए पे लिया, किराया दिया। मैंने श्रमिकों को बुलाया, मजदूरी दी। मैंने पूंजी ली तो ब्याज दिया। और आखिरी में जो लाभ है, मेरा लाभ है, वो क्या है? मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की लागत है। उत्पादन के कारक 4 हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। और उत्पादन की लागतें हैं। उत्पादन लागत, उत्पाद की लागत, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो क्या आएगी? 1 रुपया लाभ। उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट क्या आएगी? प्रॉफिट। कैपिटल की कॉस्ट क्या आएगी? इंटरेस्ट। लेबर की कॉस्ट क्या आएगी? वेजेस। और लैंड की कॉस्ट क्या आएगी? रेंट। तो 1 रुपया रेंट, 1 रुपया वेजेस, 1 रुपया इंटरेस्ट और 1 रुपया प्रॉफिट, इन चारों को मिलाएंगे तब मुझे एक पार्ले जी बिस्किट की लागत मिलेगी, उसकी कॉस्ट मिलेगी, और वो हो जाएगी 4 रुपये। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गहरी सांस लेनी है ना? और एक बार सोचना है, फिर सोचना है कि मुझे कौन कौन से प्रश्न पूछना है। मैं यहाँ रुकूंगा, आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। प्रदीप कुमार खटिक, सर कैपिटल ने इंटरेस्ट हमेशा होगा क्या? कैपिटल में इंटरेस्ट, अगर वो कैपिटल आपके घर की है तो भी इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। क्यों काउंट करना पड़ेगा? जब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी पूंजी की लागत क्या है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि वर्ष का 2 करोड़ रुपए कमाता हूँ, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना है साल भर का? 2 करोड़ रुपए। अब ये बताइए कि मेरे पास पूंजी क्या है? पिछले 20 सालों से सिविल सर्विसेज का अनुभव, इसमें जो लगाई मेहनत, तो 20 सालों तक जो भी मैंने खर्च किया और उससे जो इन्हेंस किया, ये मेरी पूंजी है। और पूंजी की लागत मेरे हैं 20 साल। बात समझिए आप, जो पैसा आप बैंक से लेंगे या तो बैंक से लीजिए तो भी उसका ब्याज देना है,
या फिर अगर आप अपने घर से भी लगाते हैं तो वो पैसा भी तो उसकी कुछ लागतें होंगी। ठीक है, चोरी करके नहीं लाना है। खड़े बड़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसी आवाज़ आ रही है कि एक बार मैं रिपीट कर दूं, मतलब मैं खुद अपनी खुशी के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या हैं? वे कारक जिनके कारण उत्पादन होता है, वे कारक या तत्व जो किन्हीं संसाधनों में पाए जाते हैं। संसाधन, रिसोर्सेस, वो कैसे हो सकते हैं? प्राकृतिक हो सकते हैं। प्राकृतिक है तो लैंड है, मानव निर्मित है तो पूंजी है। ठीक है, चाहत है तो एंटरप्रेन्योरशिप है, और मजदूर तो हम खुद ही हैं। तो इनके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं ये एकत्रित होंगी, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगा हमें, उत्पाद मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछे 3 नंबर में लिखो, मजे से 3 नंबर लो। अगर आपसे पूछे कि उत्पादन के कारक क्या है, 4 लिख दीजिए, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। सबसे पहले चाहिए क्या? उद्यमशीलता, फिर चाहिए पूंजी, फिर चाहिए श्रम, फिर चाहिए भूमि। भूमि का मतलब प्राकृतिक संसाधन, पूंजी का मतलब मानव निर्मित संसाधन, उद्यमशीलता क्या है? चाहत है, प्रेम है, और लेबर आपकी मजदूरी है। ठीक है भैया, लागत ही बता दी है मैंने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। श्रम के बारे में बताया। मानव शरीर में पाई जाने वाली उत्पादन की शक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती है। हमारे टाइपिस्ट जो दिन भर काम करते हैं, उंगलियां तो चलेंगी परंतु बुद्धि काम करेगी, ये भी मानसिक श्रम है ना। श्रम हो गया। श्रम के बाद आगे बढ़े। जैसे कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम है, मानसिक श्रम है, चलो ये तो बातें हो ही गई आपकी। भूमि, प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली शक्ति, इस पर अभी थोड़ी देर पहले बात की मैंने। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूंजी पर बात की। मानव निर्मित संसाधनों की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह किसी विशिष्ट उत्पादन को प्राप्त करना संभव हो पाता है। पूंजी को हम सामान्यतः किस रूप में, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मैंने अपनी भाषा में लिख के दिया आपको, मुद्रा, संपदा आदि के रूप में, परंतु ये कहीं ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। ठीक है, कलाकार की क्षमता हो, डॉक्टर की क्षमता हो, ये सब। और उद्यमशीलता वही हज़ारों ख्वाहिशें, तो ये जो ख्वाहिश है यही हमारी क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, ये जो पिछली रामायण का ही मैंने पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से आधे घंटे से, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो बता रहा हूँ। साधन लागत क्या है? अभी मैंने आपके सामने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए और उन सबकी लागत बताई, और मैंने बीच में 1-1 रुपया बता दिया। कैसे बताया? कि मैंने पार्ले जी का बिस्किट बनाया, उसमें मैंने 1 रुपया लाभ कमाया, मैंने मतलब फैक्ट्री मालिक, 1 रुपया किराया दिया, 1 रुपया मजदूरी दी, और 1 रुपया क्या दिया? मजदूरी, पूंजी, हाँ ब्याज, इंटरेस्ट कैपिटल का। वो निकाल देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मुझे उत्पादन लागत समझानी है एक्चुअली आपको, मुझे आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताना है, इससे समझ में आएगा। अभी यहाँ पर बात की हमने भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन सब की लागतें हैं। जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट बनाया मैंने फैक्ट्री में, तो 1 रुपये किराया दिया, 1 रुपये मजदूरी दी, 1 रुपये ब्याज दिया और 1 रुपये लाभ कमाया। उद्यमशीलता की लागत है लाभ, 1 रुपया। पूंजी जो बैंक से ली उसकी लागत है ब्याज। श्रम के बदले 1 रुपया मैंने मजदूरी दी, तो श्रम की लागतें हैं मजदूरी। और भूमि के बदले 1 रुपये किराया दिया, तो 1 रुपया किराया, 1 रुपये मजदूरी, 1 रुपये ब्याज और 1 रुपये लाभ, इन सबको मिलाकर हो गए 4 रुपये। तो एक पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री की कीमत है, अभी बाजार में नहीं आया है, फैक्ट्री में मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया है, अभी बाजार में आएगा ही, वो 4 रुपये क्या है? वो उस पार्ले जी बिस्किट की लागत है। तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आय, अब मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय, या यूँ कहें कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ, फैक्टर कॉस्ट समझ में आई? फैक्टर कॉस्ट समझना तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया। इनकी अपनी लागतें हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट या कारक लागतें। तो जब हम जीडीपी की, एनडीपी की,
जीएनपी की एनएनपी की गणना इस मूल्य पर करते हैं, बाजार मूल्य नहीं है ये। जब हम फैक्ट्री पर ही इसकी गणना करते हैं तो इसको लागत मूल्य कहते हैं। और इसी लागत मूल्य में जब हम अप्रत्यक्ष करों तथा सब्सिडी को समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो हमें मिलता है बाजार मूल्य। तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। साधन लागत को स्पष्ट कीजिए। जब किसी उत्पाद के मूल्य की गणना, पार्ले जी बिस्किट के मूल्य की गणना उत्पादन के कारकों, उत्पादन के कारक क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता की लागतों, जैसे कि भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी तथा उद्यमशीलता का लाभ को जोड़कर की जाती है, तब प्राप्त होने वाली लागत को हम उस उत्पाद की कारक लागत कहते हैं। अर्थात पार्ले जी बिस्किट का मूल्य 4 रुपये होगा या 5 रुपये, अगर वो 4 रुपये काउंट कर रहे हैं तो ये है उसका लागत मूल्य। उसी तरह से जीडीपी को काउंट करने के 2 तरीके। नंबर 1 कारक लागत पर जीडीपी, कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, और बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उत्पादन की गणना करते समय जब उत्पाद के बाजारी मूल्य में से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है तथा सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को जोड़ा जाता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ अप्रत्यक्ष करों को समायोजित करना तथा सब्सिडी को समायोजित करना, तो हमें साधन लागत मिलता है। मैं आज यहाँ रुकूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने आपको समझा दिया तो आप में से 2-4 बीमार हो जाओगे, चक्कर आएगा, दिल हुम हुम करे, घबराए, बेचैनी जैसा महसूस होगा। तो आज के लिए डोज पर्याप्त है। कल हम आगे बढ़ेंगे तो अगले 15 मिनट में ही आपको 4 और चीज़ें समझ में आ जाएगी, और अगले 2 दिनों में, 2 से 3 दिनों में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मुश्किल सेगमेंट है ये समझने के लिए, ठीक है।